हाय एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आपके मैथमेटिकल प्रीलिमिनरीज के बारे में, जिसमें हमारा मेनली फोकस रहेगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है, पहले हम लोग उनके बारे में बात करेंगे, उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, देन सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस उसके बारे में बात करेंगे और आपके उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जो हमारा मेजरली यूज होता है वो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज होता है। क्यों? जब भी आपको किसी वेरिएबल के ओवर द टाइम पीरियड चेंज कर देखना होगा, क्योंकि जो आपका किसी वेरिएबल में ओवर द टाइम पीरियड चेंज होगा वो ऑब्वियसली आपके जो सिस्टम ऑफ जो आपके वेरिएबल्स है सिस्टम के अंदर उनके ऊपर डिपेंड करेगा। सो वो अल्टीमेटली क्या बन जाता है आपका, जब भी आप किसी भी वेरिएबल में ओवर द टाइम पीरियड चेंज देखते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। सो किसी वेरिएबल में सपोज अगर आप आउटपुट की बात करते हैं, आप कैपिटल की बात करते हैं, आप कंजम्पशन की बात करते हैं, ये सब क्या है बेसिकली आपके इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिनके बारे में हम लोग हमेशा स्टडी करते हैं। तो जब भी आप इन वेरिएबल में ओवर द टाइम पीरियड चेंज को देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो ओवर टाइम पीरियड चेंज है वो इन्हीं वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप आउटपुट कैपिटल कंजम्पशन की बात करते हैं तो आउटपुट कैपिटल कंजम्पशन ये तीनों आपस में जो इन पे चेंज होगा ओवर द टाइम पीरियड वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। सो दैट रिजल्ट्स इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। देखिए बेसिक अगर मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब बताता हूं, सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज बेसिकली, मैंने बोला आपका चेंज इन अ वेरिएबल ओवर टाइम पीरियड, सो उसको मैं डिनोट कर रहा हूं आपका x डॉट टी से। ये डॉट क्या शो कर रहा है आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज इक्वल टू a xt प्लस b। सो a और b आपके ऑब्वियसली कांस्टेंट हो गए, तो ये जो डिफरेंशिएशन है, जो चेंज है xt में ओवर टाइम पीरियड, दैट डिपेंड्स अपॉन xt एंड a प्लस एंड a इज अ कोफिशिएंट एंड b इज अ एक कांस्टेंट हो गया जो कि आपका समेशन के अंदर है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई वेरिएबल इटसेल्फ प्लस अ कांस्टेंट b। ठीक है जी। सो यहां पे क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ एक ही डॉट लगाया, सो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, और इसको हम लोग कहते हैं आपका जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर का। देखिए मैं आगे इसी बारे में बात करने वाला हूं। और मैं स्ट्रिक्टली यहाँ पे आपके नोट्स को ही, जो आपका स्लाइड्स हैं जो आपके, उन्हीं को मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। तो आप एक एक चीज वहां से अपने कोरिलेट भी कर सकते हैं। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is basically your highest number of डिफरेंशिएशन। आपका जो भी आप डिफरेंशिएशन वहां पे, अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है तो फर्स्ट ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अगर हाईएस्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसी तरह से अगर आपका nth डेरिवेटिव अगर आप निकाल रहे हैं हाईएस्ट, सो वो क्या हो गया आपका nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट जो हमारे मेनली काम आने वाली है वो हमारे लिए सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे काम आने वाली है। सो हमारा मेजरली फोकस उन्हीं के ऊपर रहेगा। सो पहली बात हम लोगों ने कर ली ऑर्डर के बारे में। सेकंड हम लोग बात करते हैं आपके लीनियर के बारे में। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी हो गई? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल ऑफ इट्स टाइम डेरिवेटिव आर इन लीनियर फॉर्म। सो आप जैसे ऊपर देखेंगे, जो मैंने अभी आपका फॉर्म लिखा x डॉट टी इज इक्वल टू a x t प्लस b। सो ये हो गया आपका लीनियर फॉर्म। सो ये लीनियर हो गया। अगर ये नॉन लीनियर फॉर्म में होगा तो हम इसको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है जी। देन थर्ड इज योर, बेसिकली जो डिफरेंस है वो आता है आपका ऑटोनमस वर्सेस नॉन ऑटोनमस। देखिए अब ये जो डिफरेंस है आपको वो जानना बहुत जरूरी है। ये जो डिफरेंस बात करता है आपका ऑटोनमस वर्सेस नॉन ऑटोनमस। ऑटोनमस कहता है भैया जो a और b कांस्टेंट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। जो मेरे कांस्टेंट हैं वो मेरे टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो आपके हमेशा a और b इसी फॉर्म में आएंगे। बट जब मैं बोलता हूं नॉन ऑटोनमस, इसका मतलब क्या है? ईदर a और b और बोथ। मैं ऐसे फॉर्म में आपका यहां पे लिख भी देता हूं, ईदर a और b और बोथ कांस्टेंट डिपेंड अपॉन
टाइम। अभी मैं आपको दोनों को एग्जांपल भी शो करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए वाली चीज। सो देखिए, जब मैं ऑटोनमस की बात करता हूं मैं बोलता हूं x डॉट टी इज इक्वल टू ए एक्स टी प्लस बी। आप देखेंगे यहां पे जो आपका ये a कांस्टेंट है और b कांस्टेंट है, दोनों टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। सो ये हो गई आपकी ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन। बट जब मैं बोलता हूं x डॉट टी इज इक्वल टू ए एक्स टी प्लस बी टी, यहां पे आपका b डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर, या मैं कहता हूं ए टी एक्स टी प्लस बी, या मैं कहता हूं ए टी एक्स टी प्लस बी टी। तो पहले वाले केस में सिर्फ b डिपेंड कर रहा है, दूसरे केस में सिर्फ a कर रहा है, और तीसरे केस में आपके a और b दोनों कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या होगा, ये हो गई आपकी नॉन ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका एक और डिफरेंस आ गया ऑटोनमस और नॉन ऑटोनमस में। देन द लास्ट डिफरेंस इज बिटवीन होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। ये सब डिफरेंस हम लोगों को समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे हम लोग जब इसी टर्मिनोलॉजी के अंदर बात करते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अगर आपको ये चीज जो डिफरेंस है वो क्लियर होगा तो काफी आसानी होती है वहां पे। अब होमोजीनियस का मतलब क्या है कि जो कांस्टेंट b है, b इज इक्वल टू 0। मतलब यहां पे आपकी इक्वेशन क्या हो गई, x डॉट टी इज इक्वल टू a एक्स टी। जो आपका b था वो क्या है, आपका 0 है। और यहां पे नॉन होमोजीनियस में मतलब b इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसीलिए अगर आप अपनी इक्वेशन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो है आपका होमोजीनियस वाला पार्ट, और जो b है वो क्या है आपका नॉन होमोजीनियस वाला पार्ट। सो एक जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो होमोजीनियस प्लस नॉन होमोजीनियस, इस तरह से आपके दो पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है जी, ये बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया सारी चीजों के अंदर। अब हम आते हैं सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि जो मेरी एक बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। सो देखिए, आपका हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिखा था, हम लोग ऑटोनमस की बात कर रहे हैं, सो ए और बी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लीनियर की बात कर रहा हूं, और क्योंकि नॉन होमोजीनियस है, बी को मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं, इसलिए आपकी नॉन होमोजीनियस हो गई। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज आपके जो स्टेप्स होते हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के, सिंपल उसके। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ई ए टी। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ई माइनस ए टी। ठीक है, ये माइनस हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपका ये जो ए एक्स टी है राइट हैंड साइड पे है, अगर ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस में होता तो हम लोग इसको प्लस में ले लेते। ठीक है जी, सो आपका मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ई ए टी। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक्स डॉट टी, ये आपका ई माइनस ए टी आ गया यहां पे, देन ई माइनस ए टी ए एक्स टी प्लस ई माइनस ए टी इंटू बी। अब मैं क्या करूंगा इसके बाद, ये जो मेरा टर्म है मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूं। सो ई माइनस ए टी एक्स डॉट टी माइनस ई माइनस ए टी ए एक्स टी इज इक्वल टू ई माइनस ए टी इंटू बी। ठीक है जी, अब देखिए सेकेंड स्टेप मेरा क्या कहता है, स्टेप 2 सेज इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ये आपके एज इट इज स्टेप्स होते हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के। सो जब आपने इसको इंटीग्रेट किया, मैं यहां से इसको e माइनस ए टी को कॉमन ले लेता हूं, एक्स टी माइनस ए एक्स टी आपका बच गया यहां पे। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब आप देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात, ये बेसिकली जो आपका फॉर्म है, जो इक्वेशन है, वो किसका है, डिफरेंशिएशन। आप सभी को एक बात पता होगी कि जब भी आपको कोई फंक्शन होता है, आप उसको जो डिफरेंशिएट करके आपके पास टर्म आती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो भी एक फंक्शन है आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो टर्म आती है आप वापस उसको इंटीग्रेट करोगे तो आप अपने वापस फंक्शन में पहुंच जाओगे। ठीक है जी, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, उसको उस जो आपके पास टर्म आई उसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आप वापस फंक्शन में पहुंच जाओगे। सो मैं क्या कह रहा हूं यहां पे आपको,
अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो आपके पास क्या डिफरेंशिएशन आएगा? देखिए, आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, सो e माइनस ए टी इंटू माइनस ए इंटू एक्स टी प्लस एक्स डॉट टी e माइनस ए टी। अगर मैं e माइनस ए टी कॉमन ले लेता हूं, सो x डॉट टी माइनस ए एक्स टी। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो वाला पोर्शन जिसको आपको इंटीग्रेट करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो क्या आ गया आपका? सेम आ गया इससे। आ रही सभी को बात समझ में? सो मेरा ये जो फंक्शन है, मैं आपको हाईलाइट करके शो करता हूं यहां पे। सो मेरा ये जो फंक्शन है, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो मैं आ गया यहां पे। अब मुझे वापस क्या करना है? इसी को तो इंटीग्रेट करना है यहां पे। सो अभी मैंने आपको क्या बात बोली कि जब भी आप कभी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो जो टर्म आती है आपके, आप वापस उसको इंटीग्रेट करोगे तो आप वापस फंक्शन में पहुंच जाओगे। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ये, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कहां आऊंगा? वापस फंक्शन के ऊपर आ जाऊंगा। सो बेसिकली जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, जहां पे आपको इंटीग्रेट करना है, मैं उसको डायरेक्टली ऐसे लिख दूं, e माइनस ए टी एक्स टी। ऑब्वियसली क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो यहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा आपके पास। ठीक है जी, आ रही है बात सभी को समझ में? देन इक्वल टू, अब अगर आपको इसका इंटीग्रेट करना हो तो क्या होगा? ये आपका, ये सिंपल सी बात है, b आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, e माइनस ए टी अपॉन माइनस ए प्लस एक कांस्टेंट, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है आपका ये। आ रही है जी बात समझ में सभी को? ये आपका बेसिक, बहुत हाई फाई इंटीग्रेशन नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है, वही हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं। अब आप लोग देख सकते हैं e माइनस ए टी एक्स टी, मैं सबसे पहले b1 को उधर ले आता हूं, इसको मैं माइनस बी बाई ए ई माइनस ए टी प्लस बी जीरो माइनस बी वन ऐसे करके लिख दिया मैंने आपका। ठीक है जी, ये जो टर्म है इसको मैंने कांस्टेंट सी एज्यूम कर लिया आपका। ठीक है, क्योंकि बार बार b0 b1 करके लेने का फायदा नहीं है, मैंने उसको सिंपल एक कांस्टेंट सी ले लिया आपका। सो आपकी क्वेश्चन क्या बन गई? e माइनस ए टी एक्स टी इज इक्वल टू सी माइनस बी बाई ए ई माइनस ए टी। और अब अगर आप अपने इस वाली टर्म को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, सो आपके पास क्या बच जाएगा? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कैंसिल होके आपके पास बचेगा क्या टेक्निकली? एक्स टी इज इक्वल टू सी ई ए टी माइनस बी बाई ए। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वो भी कौन सी है? लीनियर ऑटोनमस। ये आपका हमेशा जनरल सॉल्यूशन होता है आपका लीनियर ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है जी, सो आपका फॉर्म क्या बनी? सी ई ए टी माइनस बी बाई ए। अगर लास्ट स्टेप एक बार मैं आपको लोगों यहां पे बता देता हूं, आप जब e माइनस ए टी को न्यूमरेटर में लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, यहां पे दोनों कैंसिल होगा, सिर्फ आपका बचा माइनस बी बाई ए। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां बात क्या है? यहां पे जो c है ये है आपका कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है तो मुझे क्या करना है? मुझे कोई ना कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ c वी नीड बाउंड्री कंडीशंस। अब बाउंड्री कंडीशंस क्या हो गई? या तो मुझे इनिशियल वैल्यू पता हो, इनिशियल वैल्यू मतलब कि x टाइम पीरियड 0 पे क्या वैल्यू है उसकी, मतलब x0 क्या है, या कोई टर्मिनल वैल्यू पता हो। टर्मिनल वैल्यू मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन मुझे बोल दे कि भाई x एट 100 टाइम पीरियड, वो कोई वैल्यू मुझे बता दे। तो अगर इनमें से कोई भी वैल्यू मुझे पता होगी तो मैं अपनी c की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। देखिए कैसे? सपोज मुझे क्वेश्चन कहता है x0 इज इक्वल टू 0, मतलब टाइम पीरियड 0 पे x क्या है आपका? 0 है। ऊपर आपने जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया ये वाला, तो मैं क्या करूंगा? इसमें t को इक्वल टू क्या कर दूंगा? 0 पुट कर दूंगा। सो मेरा जनरल सॉल्यूशन आया, अगर यहां पे लिख देता हूं सी ई ए टी माइनस बी बाई ए। सो अब अगर आप देखेंगे यहां पे सी x0 इज इक्वल टू सी ई इजी लिख दूं क्योंकि a इंटू टी आपका 0 बन जाएगा वहां पे, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखेंगे c इज माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज c इज इक्वल टू बी बाई ए। आपके पास अगर आपको इनिशियल कंडीशन पता है तो आपका c क्या आ गया? b बाई ए। और इस केस में मेरा जो इक्वेशन है, जो सॉल्यूशन है, वो क्या बन गया आपका? b बाई ए ई ए टी माइनस बी बाई। इसी तरह से एक अगर हम टर्मिनल वैल्यू की बात करते हैं,
सपोज क्वेश्चन मुझे कहता है कि x 100 इज इक्वल टू 0, मतलब टाइम पीरियड 100 के ऊपर x क्या है, मेरा 0 है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल वही काम करूंगा दोबारा। मैं क्या करूंगा, सी ई ए 100 माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 0। सो आप यहां से c की वैल्यू निकाल लेंगे। सो c के आगे आपके पास b बाई ए ई माइनस 100 ए। सो आपका सॉल्यूशन क्या बन गया, जिसमें c की वैल्यू को रिप्लेस करने वाला हूं, b बाई ए ई माइनस 100 ए ई 80 माइनस बी बाई ए। सो आप लिख सकते हैं b बाई ए ई 80 माइनस 100 ए माइनस बी बाई ए। सो बेसिकली मैं ये यहां पे शो कर रहा हूं आपको कि आपके पास जब भी बाउंड्री कंडीशंस होंगी, बाउंड्री वैल्यूज दे रखी होंगी, या तो इनिशियल वैल्यू या टर्मिनल वैल्यू, आप अपनी सी की वैल्यू को निकाल सकते हैं, जो कि सिर्फ क्या है, एक कांस्टेंट है आपका। ठीक है जी, ये बात क्लियर है सभी को यहाँ पे। तो बेसिक सॉल्यूशन आपने देख लिया। आपके दो स्टेप्स हैं, पहले आप EAT से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, उसके बाद आपको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करके आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ सी। ठीक है जी, चलिए ये तो सबको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। मैं अभी आपसे सिर्फ आपके ऑटोनमस इक्वेशंस के बारे में ही बात कर रहा हूं। अगर आप अपनी स्लाइड देखेंगे तो वहां पे लीनियर नॉन ऑटोनमस सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रखी होगी, बट मैं फॉर द टाइमिंग उसको एक बार स्किप कर रहा हूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट हमारे लिए होती नहीं है, हमारा उससे सॉल्यूशन निकल के आते भी नहीं है। हमारा जो मेनली यूज होता है वो यूज होता है आपके ऑटोनमस इक्वेशंस ही आपकी जनरली यूज होती है। ठीक है जी, चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारे पास इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया, देखिए हमने इक्वेशन ये ली, इसका सॉल्यूशन मेरे पास आया एक्स टी इज इक्वल टू सी ई ए टी माइनस बी बाई ए। अब ये कहलाता है आपका जनरल सॉल्यूशन, ये कहलाता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है जी, इसको हम लोग एक्स टी सी भी लिखते हैं, इसको हम लोग एक्स टी पी भी लिखते हैं। क्यों, ये सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है जी, एंड पी स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर। क्लियर हो गई जी बात। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, दोनों चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग स्टडी स्टेट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टडी स्टेट। मैं थोड़ा सा आप लोगों का नॉन ऑटोनमस वाला पार्ट थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है नहीं। अगर आप अपनी स्लाइड खुद देखेंगे तो वहां पे उन्होंने खुद ही लिख रखा है कि भाई ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि इनको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और वहां से हमारा सॉल्यूशन निकलता भी नहीं है। ठीक है, स्टडी स्टेट वहां पे आपका एप्लीकेबल होता है। स्टडी स्टेट होता क्या है? सो स्टडी स्टेट बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका जो वेरिएबल है वो एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करता है, उसी पॉइंट को अप्रोच करता है लॉन्ग रन के अंदर। मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए मैं आपको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूं। आपने आज सपोज कीजिए हम ग्रोथ मॉडल्स पढ़ते हैं, तो ग्रोथ मॉडल्स में हमने क्या पढ़ा कि सपोज कीजिए आज सपोज आपकी सेविंग शूट अप कर गई, या आपका कंजम्पशन शूट अप कर गया, या आपका कैपिटल शूट अप कर गया। तो आज क्या होगा, वो कैपिटल आपका इंक्रीज या डिक्रीज या कोई भी वेरिएबल आपका इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। जो आपका पहले चलता हुआ आ रहा था, जो लेवल था आपका, उससे वो इंक्रीज या डिक्रीज हो गया। बट ओवर द टाइम पीरियड वो क्या होगा, आपका जो स्टडी स्टेट है उसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। लॉन्ग रन में आप देखेंगे वो वापस आपके उसी रेट पे चला जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड योर स्टडी स्टेट। सो अब आप देखोगे जब लॉन्ग रन में वापस उसी पॉइंट के ऊपर जाएगा तो उस वेरिएबल में ओवर द टाइम क्या होगा, चेंज नहीं आएगा। सो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी स्टेट पे क्या होता है आपका x डॉट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, x डॉट टी इज इक्वल टू 0, मतलब जो आपका चेंज इन x है वो क्या होता है, आपका 0 होता है। मतलब आप उस x पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रहे हैं। सो x बार, वी से x बार इज अ स्टडी स्टेट इफ x बार डॉट इज इक्वल टू 0। मतलब x बार के ऊपर जो उसका डिफरेंशिएशन है, जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, वो क्या है आपका 0 है। दैट इज कॉल्ड योर स्टडी स्टेट वैल्यू। ठीक है जी, इसी को हम लोग स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, इसी को हम लोग फिक्स्ड पॉइंट भी बोलते हैं, इसी को हम लोग
रेस्ट पॉइंट भी बोलते हैं या आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है जी, चले आगे। स्टडी स्टेट का मतलब आपको सभी को समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए हमने जो हमारा सोल्यूशन निकाला वो क्या था, CEAT माइनस बी बाई ए, यही आपका सोल्यूशन था। ठीक है जी। अब अगर मैं यहां पे दोबारा आपका वही बात करता हूं, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर t आपका लंबा लॉन्ग टाइम पीरियड की आपसे बात करता हूं, तो जो xt की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी। अब देखिए हम लोग यहां पे क्या बात करते हैं कि आपका t टेंड्स टू इंफिनिटी, xt इज इक्वल टू CAT, आपका ये जनरल सॉल्यूशन था आपका। मैं यहां पे क्या कहता हूं, इफ a इज लेस देन 0। भाई अब आपका सारी कहानी किसके ऊपर आती है, आपके a के ऊपर आती है, क्योंकि जब आप t को इंफिनिटी करोगे तो डिपेंड क्या करेगा, आपका a से डिपेंड करेगा। तो a या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो a अगर नेगेटिव होता है तो लेट से मैं -1 ले लेता हूं उसको आप लोगों की इजीनेस के लिए। सो मैंने क्या किया, a को -1 ले लिया, तो क्या बन गया, CE माइनस टी माइनस बी बाई ए। ठीक है, या चलिए यहां पे मैं इसको -1 लिया तो मैंने इसको प्लस बी कर देता हूं। ठीक है आपका। अब अगर आप t को इंफिनिटी करेंगे तो होगा क्या, देखिए C अपॉन ई पावर t प्लस b। अब अगर t इंफिनिटी करेंगे तो ये क्या हो गया, वैल्यू इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है आपका 0। सो ये पूरी टर्म क्या हो गई आपकी, वेनिश, ये पूरी टर्म क्या हो गई आपकी, खत्म हो गई। सो इफ a इज नेगेटिव देन xt विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है जी। अगर आपका a क्या है, 0 से छोटा है, अगर नेगेटिव है, तो आपका जब t टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो xt किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए के। बट अगर आपका a पॉजिटिव है तो दिक्कत क्या होगी, देखिए अगर a मेरा है पॉजिटिव, मैंने सपोज कीजिए उसको सिर्फ 1 ले लिया, अब दिक्कत क्या होगी, आप t टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे तो ये तो बहुत बड़ी लार्ज टर्म हो गई आपकी। ठीक है ना, अब लास्ट टर्म हो गई तो मतलब लास्ट टर्म है और कोई ना कोई वैल्यू है, माइनस बी करोगे, सो इसका मतलब क्या हो गया, xt विल डाइवर्ज, वो कहीं और किसी और दिशा में जाएगा, कोई बड़ी वैल्यू आएगी। बट इस केस में क्या हो रहा है, xt कन्वर्ज हो रहा है, किसको कन्वर्ज हो रहा है, माइनस बी बाई ए को लेके कन्वर्ज हो रहा है आपका। आ रही है जी बात समझ में सभी को। सो आपका यहां पे जो सारा स्टडी स्टेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, a के ऊपर। इफ a इज नेगेटिव, मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ a इज नेगेटिव देन वेरिएबल विल कन्वर्ज टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि आप सभी को याद होगा माइनस बी बाई ए था क्या आपका अल्टीमेटली पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड योर स्टडी स्टेट। क्योंकि अगर आप अपने t टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे, अभी जो हमने स्टडी स्टेट की डेफिनेशन लिखी भी, t टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो जो आपका xt होगा, जब a नेगेटिव है, जब आप xt क्या होगा आपका, माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। तो वही आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, वही आपका स्टडी स्टेट वैल्यू है, और जो आपका वेरिएबल है वो कन्वर्ज करेगा माइनस बी बाई ए को, अगर आपका a लेस देन 0 है। बट इफ a इज पॉजिटिव देन वेरिएबल विल डाइवर्ज। ठीक है जी, उस केस में वो कन्वर्ज बिल्कुल नहीं करेगा, वो क्या करेगा आपका डाइवर्ज करेगा। और एक केस और है इसके अंदर, आपने सॉल्यूशन क्या लिखा, जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है आपका, CEAT माइनस बी बाई ए। सो यहां पे आपने a के बारे में तो बात कर ली, t तो मेरा इंफिनिटी जाएगा, एक वेरिएबल और क्या बचता है मेरे पास, एक टर्म और क्या बचती है आपकी, c। सो इफ c इज इक्वल टू 0 देन xt विल डेफिनेटली इक्वल टू minus b by a, which is equal to steady state. So there are 2 points when the system can approach to steady state, where when a is less than 0 or c is equal to 0. So और अगर a आपका पॉजिटिव है तो obviously the system will diverge. ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई आपको, स्टडी स्टेट क्लियर हो गया। स्टडी स्टेट निकालना कैसे, स्टडी स्टेट की वैल्यू क्या होती है और उसके लिए कंडीशंस क्या है। आई होप ये 4 बातें आपको यहां पे क्लियर हो गई होंगी। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं हमारे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम्स के ऊपर। अब देखिए सॉल्यूशन
अभी हमने ऊपर सॉल्यूशन की बात करी है, आपका सॉल्यूशन ही निकाला है, बट वहां पे बात क्या थी, वहां पे सिर्फ आपका एक वेरिएबल था विच इज एक्स, ठीक है। बट अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं आपके सिस्टम की, और जब भी आप लोगों ने सीखा, ये बात सीखी होगी कि सिस्टम का मतलब क्या होता है, मल्टीपल वेरिएबल्स। आपके जो वेरिएबल्स हैं वो एक नहीं है, वो आपके एक से ज्यादा हैं। तो सिस्टम का मतलब आपका हो गया एक से ज्यादा वेरिएबल। और दोबारा हम लोग बात किस कर रहे हैं, लीनियर ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज कीजिए x1 डॉट टी इज इक्वल टू a1 x1t प्लस, अब यहां पे देखिए होगा क्या, यहां पे होगा क्या, आपने जब ऊपर एक वेरिएबल पढ़ा तो x डॉट इज इक्वल टू a एक्स टी प्लस बी, वहां पे बात खत्म हो गई। बट यहां पे क्या होगा, जब आपके पास मल्टीपल वेरिएबल हैं तो हर वेरिएबल का क्या होगा, आपका जो एक का डेरिवेटिव है वो बाकी सबके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब सपोज कीजिए a11 x1t a12 x2t, मैं तीन वेरिएबल ले रहा हूं यहां पे आपको ताकि आपको समझा सकूं, a13 x3t प्लस b1। सो जो x1 डॉट है वो x1 x2 x3 तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली x डॉट टू a21 x1t a22 x2t a23 x3t प्लस b2, x3 डॉट इज इक्वल टू a31 x1t प्लस a32 x2t प्लस a33 x3t प्लस b3। अब आप ये देख रहे हैं, ये क्या हो गई आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जहां पे आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल हैं और हर वेरिएबल आपके बाकी सब, हर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन जो है वो आपका बाकी सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं आपके मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूं, x1 डॉट टी x2 डॉट टी x3 डॉट इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 x1t x2t x t3 प्लस b1 b2 b3। तो ये क्या बन गया आपकी, अब आप देख रहे हैं फर्क, देख रहे हैं सिस्टम, जब भी आपका सिस्टम आया तो बहुत सारे वेरिएबल्स आ गए, तीन वेरिएबल का मैंने केस लिया, आप इसको n तक एक्सटेंड कर सकते हो। पहले वाली जो कहानी पढ़ी, जो हमने सॉल्यूशन पढ़ा, वो क्या था, सिर्फ आपका एक वेरिएबल के बारे में बात कर रहा था, तो लाइफ बड़ी आसान थी वहां पे। बट यहाँ पे लाइफ में कॉम्प्लेक्स कहां पे आया, क्योंकि एक से ज्यादा वेरिएबल है। अब एक सारा वेरिएबल है तो हर किसी का जो डिफरेंशिएशन है वो बाकी सबके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। सो अब ये मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बनेगी, मैट्रिक्स मैंने ऊपर लिख दिया, मैं जनरलाइज करके लिखूंगा तो x डॉट टी इज इक्वल टू a एक्स टी प्लस बी, ये आपका इसका मैट्रिक्स वर्जन बन गया, ठीक है जी। अब निकाले क्या, अब सॉल्यूशन कैसे करें इसका, भाई देखिए जब तक ऊपर मेरे पास सिंगल एक वेरिएबल था तब तक लाइफ आसान थी, मैंने सिर्फ आपका EAT से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट कर दिया तो मेरी चीज सिंपल आ गया सॉल्यूशन। बट यहां पे दिक्कत क्या है, यहां पे है आपका मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन का तरीका क्या होगा आपका, काफी अलग होगा। अब देखिए सॉल्यूशन का तरीका कैसे होगा, सबसे पहले वो समझिए, कई सारे इसके मल्टीपल स्टेप्स हैं, मैं स्टेप 1 स्टेप 2 करके आपको लिखवाऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। सबसे पहले स्टेप आपका यही है कि आपको इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखना है। जब आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, अब आपका स्टेप क्या होगा, देखिए जो ये आपका ए मैट्रिक्स है, सारी कहानी इससे स्टार्ट होती है। सो हम लोग स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। आई होप आप सभी को आइगन वैल्यूज वगैरह निकालने आते होंगे। सो हमने सबसे पहले क्या किया, आपके आइगन वैल्यूज को निकाला मैट्रिक्स ए के। अब यहां पे हम लोग एक बात अज्यूम कर रहे हैं, इस अजम्पशन को हम लोग आगे चलकर रिलैक्स भी करते हैं। अजम्पशन क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये मेरी अजम्पशन है, ठीक है जी। ये जो मेरा पूरा मेथड है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, इस अजम्पशन के ऊपर कि जो मेरे आइगन वैल्यूज हैं वो रियल है और डिस्टिंक्ट है। अब जब वो रियल है और डिस्टिंक्ट है तो इससे क्या होगा, स्टेप 2 के अंदर वी कैन फाइंड मैट्रिक्स V
which is corresponding to आइगन वेक्टर्स। क्योंकि आपके आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो इसलिए आप क्या करोगे, आपके पास सबके एक एक आइगन वेक्टर्स आ जाएगा और आप उस आइगन वेक्टर्स को मिला के अपना एक वी मैट्रिक्स बना लेंगे। आ रही है जी बात समझ में? आपके पास आइगन वैल्यूज आपने निकाल लिए, हर एक आइगन वैल्यूज अलग अलग है, तो हर एक के लिए आपका अलग अलग आइगन वेक्टर आ जाएगा। उन सब आइगन वेक्टर्स को आप कॉलम बना के एक कंप्लीट मैट्रिक्स लिखेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका वी मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब स्टेप 3, क्योंकि आपके पास ये वी मैट्रिक्स बन गया, सो इसका मतलब क्या हो गया, V इनवर्स AV इज इक्वल टू D। ठीक है जी, यही आपका इसका मतलब होता है। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि V इनवर्स जो आपका V मैट्रिक्स बना, उसका इनवर्स मल्टीप्लाई A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई V, दैट विल बी इक्वल टू D। अब ये D क्या है, D इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें आपके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, बाकी सब आपके जीरो होते हैं। सो डायगोनल मैट्रिक्स with all eigen values as diagonal entries। तो जो डायगोनल एंट्रीज है उनके ऊपर क्या होगा, सारी आपकी आइगन वैल्यूज होंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2। ठीक है जी, यहां पे हम आइगन वैल्यूज को लैम्डा के नाम से दे रहे हैं। सो एक बार मैं आपको डी का फॉर्मेट दिखा भी देता हूं यहां पे। सो लैम्डा 1 0 0 0, लैम्डा 2 0 0 0 0 0, lambda n, दिस इज गोइंग टू बी योर फॉर्मेट ऑफ डी मैट्रिक्स। ठीक है जी, और जो सारे लैम्डाज हैं वो है क्या, बेसिकली आपके आइगन वैल्यूज। ठीक है जी, आगे बात समझ में यहाँ पे सभी को, यहां तक आपने आइगन वैल्यूज निकाला, आइगन वेक्टर्स निकाले, वी मैट्रिक्स बनाया, उससे आपके पास ये डी डायगोनल मैट्रिक्स आ गया, जिसके ऊपर डायगोनल एलिमेंट सारे आपके आइगन वैल्यूज हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, क्रिएट न्यू वेरिएबल। एक मैं नया वेरिएबल बना रहा हूं, क्योंकि दिक्कत क्या है मेरे साथ दिक्कत ये है कि जो मेरा हमने अभी तक जो सॉल्यूशन पढ़ा था, वहां पे क्या था, मेरा सिर्फ x1 डॉट डिपेंड्स अपॉन x1 ओनली, बट यहां पे क्या है, x1 डॉट डिपेंड्स अपॉन x1 x2 x3 xn तक, सब पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे एक नया वेरिएबल बना रहा हूं, zt विच इज इक्वल टू v इनवर्स xt। मैंने एक नया वेरिएबल बनाया विच इज इक्वल टू v इनवर्स xt। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, xt इज इक्वल टू v zt, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अब दूसरी बात क्या है, zt इज इक्वल टू v इनवर्स xt को हमने अज्यूम किया, तो z डॉट t इज इक्वल टू v इनवर्स x डॉट t। अब ये क्यों पॉसिबल है, ये इसलिए पॉसिबल है, आपने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बन गया z डॉट t, ये बन गया x डॉट t। अब v इनवर्स, क्योंकि v इनवर्स इज अ कांस्टेंट, अगर आप किसी मैट्रिक्स का कांस्टेंट इनवर्स निकालोगे, ऑब्वियसली कांस्टेंट ही आएगा वो। सो ये कांस्टेंट है आपका, तो अगर आप जब xt को डिफरेंशिएट करोगे t से, तो सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन हो, कांस्टेंट आपका एज इट इज आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप, v इनवर्स। अब आप सबने जो हमने स्टार्टिंग करी वो कहां से करी, आपके x डॉट t इज इक्वल टू a xt। जो अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं आपके सॉल्यूशन की, ये हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं आपके होमोजीनियस पार्ट की। जो प्लस बी वाला पार्ट है, मैं उसको एक बार छोड़ के चल रहा हूं, क्योंकि उसको हमें कुछ नहीं करना, हम उसको प्लस आखिरी में जाके हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। सो यहां पे हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं आपके होमोजीनियस पार्ट की। सो x डॉट टी किसके बराबर है, axt के, तो यहां पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं आपके x डॉट टी को। सो ये बन गया आपका axt। ठीक है जी, इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया आपका axt, तो z डॉट टी इज इक्वल टू वी इनवर्स axt आ गया आपके पास। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद मैं ये ऐसे लिख सकता हूं इसको, मैंने क्या किया, बीच में v मल्टीप्लाई वी इनवर्स वो इंसर्ट कर दिया। v मल्टीप्लाई वी इनवर्स करोगे तो बराबर कट के i बच जाएगा, खाली आइडेंटिटी बच जाएगा क्या, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो ये पार्ट है, ये क्या है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, जो अभी हमने ऊपर v इनवर्स av d के बराबर लिया, और v इनवर्स xt इसको अभी हमने ऊपर zt अज्यूम किया था, आप लोग देख सकते हैं यहां पे zt इज इक्वल टू v इनवर्स xt। सो इससे आपके पास क्या आया, इससे आपके पास आ गया z डॉट t इज इक्वल टू d zt, z डॉट t इज इक्वल टू d zt। अब मैट्रिक्स फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं z1 डॉट z2 डॉट zn डॉट
इज इक्वल टू डी क्या था आपका, लैम्डा 1 0 0 0 0 लैम्डा 2 बाकी सब 0 0 0 लैम्डा n। ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ये आपका Z1 Z2 Zn, साथ में आपका t आएगा। अगर मैं कहीं पे स्किप कर दूं t तो आप लोग उसको खुद लिख लीजिएगा, ठीक है जी। अब अगर आप लोग देखेंगे इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखता भी हूं आपके सामने। सो Z1 डॉट टी इज इक्वल टू लैम्डा 1 Z1t, Z2t इज इक्वल टू लैम्डा 2 Z2t, Znt is equal to lambda n Znt, and now you can see Z1 जो है वो सिर्फ Z1 डॉट सिर्फ Z1 पे डिपेंड कर रहा है, Z2 डॉट Z2 पे डिपेंड कर रहा है, Zn डॉट Zn पे डिपेंड कर रहा है। सो ये मेरी क्या बन गई, अब मुझे यहां पे अपना वी कैन डायरेक्टली अप्लाई जनरल सॉल्यूशन। मैं यहां पे जनरल सॉल्यूशन अप्लाई कर दूं, क्यों, मैं आराम से कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि अभी मेरा उसी फॉर्म में आ गया। Z1 डॉट सिर्फ Z1 पे डिपेंड कर रहा है, Z2 डॉट सिर्फ Z2 पे डिपेंड कर रहा है। बट प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां पे मैंने देखा कि जो मेरा x1 डॉट है वो x1 x2 xn सब के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका, ठीक है जी। ये बात क्लियर हो गई आप सभी को यहाँ पे। चलिए अब क्योंकि हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं तो मैं लिखूंगा Z1t इज इक्वल टू सी ई लैम्डा 1 t। ये आपका Z1t आ गया, या Z1t आ गया आपके पास, डॉट हट जाएगा। Z2t क्या आ जाएगा आपके पास, इसको मैं C1 नाम दे देता हूं, C2e लैम्डा 2t। इसी तरह से Znt इज इक्वल टू CNe लैम्डा n, ठीक है जी। इसमें आई होप किसी को कोई डाउट होगा नहीं, ये बड़ा सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आपकी अप्लाई हो गई आपकी। अब z तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है नहीं, मेरा ओरिजिनल फंक्शन क्या है आपका x, और x और z में आपने रिलेशन मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया ही था, दिखाया था कि xt इज इक्वल टू vzt, xt इज इक्वल टू vzt। सो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूं आपका, जब मैंने बोला भाई xt इज इक्वल टू vzt, सो x1t x2t xnt इज इक्वल टू, अभी v मैट्रिक्स क्या होगा आपका, वेक्टर वाला मैट्रिक्स है ये आपका, v12 v1n v21 v22 v2n vn1 vn2 vnn, और z1 की जगह आपका z1t z2t, ये आ गया पूरा का पूरा, ठीक है जी। सो अब मैं यहां पे इसको रिप्लेस कर दे रहा हूं Z1 Z2 वाले वैल्यूज को जो हमारे पास ऊपर आई हैं, अभी हमने निकाली है। सो आपके पास वैल्यूज आई हैं C1 E लैम्डा 1t, C2 E लैम्डा 2t, CN E लैम्डा n, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आपका सॉल्यूशन x1t का x2t का सारे एक्सेस का हम लोग अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सॉल्यूशन बेसिकली क्या आ गया आपका, v11 C1 E लैम्डा 1t, ठीक है जी, प्लस v12 C2 E लैम्डा 2t प्लस डॉट 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 प्लस v1n C n e लैम्डा nt। इसी तरह से v21 C1 E लैम्डा 1t, v22 C2 E लैम्डा 2t, v2n Cn E लैम्डा nt, और ये लास्ट आ गया vn1 C1 E लैम्डा 1t, vn2 C2 E लैम्डा 2t, vnn Cn E लैम्डा nt। सो ये आपका आ गया सिर्फ होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन। सो जब भी आपको सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखी होंगी, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, उसका ए मैट्रिक्स लेके आएंगे, ए मैट्रिक्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका आइगन वैल्यूज निकालेंगे, आइगन वेक्टर्स का वी मैट्रिक्स बनाएंगे। हाँ, उससे पहले हमें देखना क्या अजम्पशन कि आपके जो आइगन वैल्यूज है रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए।
ठीक है, आपने आइगन वेक्टर बनाया, वी मैट्रिक्स बनाया, ए इनवर्स ए वी इज इक्वल टू डी, वी इनवर्स ए वी इज इक्वल टू डी हो गया आपके पास, जेड आपने डिफाइन किया, ठीक है, सब कुछ वो आपका उसी तरह चलेगा, जेड इज इक्वल टू आपके पास वेरिएबल आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा, आप उसमें वी मैट्रिक्स को पुट करेंगे, सॉरी डी मैट्रिक्स को पुट करेंगे, आइगन वैल्यूज को पुट करेंगे, आपका जेड का वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास, आप उसको इन्वर्स करके v इंटू जेड टी करके आप अपने x की वैल्यूज को निकाल लेंगे। सो ये क्या हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। बट अब अगर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में है क्या बेसिकली आपके पास, हमारे पास xt इज इक्वल टू axt, ये जो सॉल्यूशन आया वो तो इतने पोर्शन का आया, प्लस b भी आपके पास है साथ में। अब हमें सभी को पता है कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली आपका, जब सिंगल हमने बात करी वो था माइनस बी बाई ए, ये था आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बट इन मैट्रिक्स केस हम लोग इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू बी, ठीक बात है जी, क्योंकि जो ए है वो डिनोमिनेटर में था तो यहां पे मैट्रिक्स है तो उसको ए इनवर्स लिखूंगा, मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स, और ये जो माइनस साइन है वो एज इट इज आएगा। सो ये बेसिकली क्या हो गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन केस ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है जी बात। चलिए, तो जो मेरे पास आपका जो जनरल सॉल्यूशन आया, मैं क्या करूंगा उसके अंदर इसको ऐड करता हुआ चले आऊंगा, मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूं ताकि मुझे पूरा दोबारा ना लिखना पड़े। तो ये जो आया हम लोग क्या करते हैं, इसी को आपके x बार में इसको अज्यूम कर लेता हूं, इक्वल टू मान लिया मैंने इसको x बार। तो मेरे पास क्या होगा, सब में मैं अपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ऐड कर दूंगा। ये बस आपका ये क्या बन गया पूरा का पूरा, जब आपने इसके अंदर इसको ऐड कर दिया ये बन गया आपका सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे जी बात समझ में क्लियर होगी सारी बातें आपको यहां पे, किस तरह से आपको इस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। अब दोबारा आती है मेरी कहानी किसके ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर। स्टेबिलिटी के ऊपर हमने ऊपर क्या देखा कि अगर ए नेगेटिव है तो स्टेबल होगा, ए पॉजिटिव है तो अनस्टेबल होगा। वहां पे क्योंकि सिर्फ एक ही ए था तो आपने सिर्फ स्टेबल अनस्टेबल के बारे में बात करी। यहां पे वो जो ए है, पहली बात वो है क्या, वो ये आपके लैम्डाज है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n तक, ठीक है। अब बहुत सारे हो गए तो पॉसिबल है या तो सारे नेगेटिव होंगे, पॉसिबल है सारे पॉजिटिव होंगे, या पॉसिबल है कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं आपके, ठीक है जी। सो हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में क्या बोलेंगे, इफ ऑल लैम्डाज आर नेगेटिव, सारे नेगेटिव हैं तो स्टेबल हो गया आपका। इफ ऑल लैम्डाज आर पॉजिटिव देन अनस्टेबल हो गया, जैसे हम लोगों ने ए के अंदर देखा था कि अगर ए पॉजिटिव है तो आपका वो डाइवर्ज करेगा, अनस्टेबल हो गया आपका। सम लैम्डाज पॉजिटिव सम लैम्डाज नेगेटिव, इट मींस सैडल पॉइंट स्टेबल, ठीक है, सैडल पॉइंट स्टेबल आपका इसको हम लोग कहते हैं। एंड दोबारा नेक्स्ट चीज आपकी वही, इफ सी इज इक्वल टू 0, अगर आपके सी 0 हैं सारे के सारे, देन इसका मतलब दोबारा क्या हो गया आपका स्टेबल हो गया। मतलब अल्टीमेटली है क्या, देखिए स्टेबल का मतलब क्या है कि जो ये सारे वैल्यूज है आपकी पहले वाली, देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, अगर आपका लैम्डा है सारे लैम्डास नेगेटिव हैं, सो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी 0। मैं आपको ऑलरेडी शो कर चुका कैसे 0 होंगे, क्योंकि आपका जो e की पावर है वो नेगेटिव होगी, आप डिनोमिनेटर में जाओगे वो इंफिनिटी बनेगा, 1/∞ 0 हो जाएगा। सो सारे जो वैल्यूज है पहले वाली v वाली वो सारी टर्म 0 हो जाएंगी। तो जो x1 है वो x1 बार के बराबर, x2 बार के बराबर, xn x बार के बराबर। तो जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो सारे क्या है, सारे वेरिएबल अपने स्टेडी स्टेट को अप्रोच करेंगे लॉन्ग रन में, तो अपने आप सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अगर पॉजिटिव होंगे लैम्डास तो क्या होगा आपका, ये सारे के सारे बड़ी बड़ी लार्ज वैल्यू बन जाएंगे आपकी। जब ये लार्ज वैल्यू बनेंगी तो हम क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे अपने लॉन्ग रन स्टेडी स्टेट से, ठीक है जी। और c अगर 0 होगा देन अगेन आप x1 बार के बराबर, x2 बार के बराबर, xn बार के बराबर। सो अगेन हम लोग स्टेडी स्टेट को अप्रोच करेंगे, स्टेबल सिस्टम हो गया मेरा। और सैडल पाथ क्या मतलब, कुछ लैम्डास पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, हम उसको क्या कहेंगे सैडल पॉइंट स्टेबल, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको स्टेबिलिटी के ऊपर सारी बातें वाली, ठीक है जी। सो
ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूं, क्योंकि इस लेक्चर में मैंने एक आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कवर कर लिया, जो कि था आपका आइगन वैल्यूज रियल और डिस्टिंक्ट हैं। जो नेक्स्ट केस आता है वो आता है रियल और रिपीटेड आइगन वैल्यूज है अगर आपके पास, क्योंकि जब आपके पास रिपीटेड आइगन वैल्यूज होंगे तो दिक्कत क्या आएगी आपके पास, आप आइगन वेक्टर्स आपके दो या जितने भी आपके आइगन वैल्यूज रिपीटेड है उतने से आपके आइगन वेक्टर्स बन जाएंगे। तो जो वी मैट्रिक्स मैं बनाता हूं आइगन वेक्टर से वो मेरा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। जब वो पॉसिबल नहीं होगा तो मैं आगे का स्टेप कर ही नहीं पाऊंगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैनोनिकल आपका फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है जी। सो वो फॉर्म, वो पूरा मेथड थोड़ा सा अलग है, इससे अलग, बहुत ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा जो मैट्रिक्स वाली बात है वी मैट्रिक्स को भी वहां पॉसिबल होता नहीं है, इसीलिए वहां पे हम लोग इसको उसको थोड़ा सा मेथड हमारा अलग होता है, ठीक है जी। तो वो मेथड मैं यहाँ पे इस लेक्चर में आपका कवर कर नहीं रहा, अदरवाइज लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूं। आई होप आपको काफी कुछ चीजें यहां से समझ में आई हो कि जो आपका बेसिक मेथड है जहां पे आइगन वैल्यूज रियल और डिस्टिंक्ट है उसको आपको कैसे करना है, ठीक है जी। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच।